Now we are going to talk about fractional part function. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को बच्चों हम लोग करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हाउ इट इज डिफाइंड. इट इज डिफाइंड बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज बेसिकली गिवन बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. जब कभी आप किसी नंबर में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर देते हैं तो जो आपको मिलता है बच्चों उसे हम लोग कहा करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल बच्चों यदि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट 2.1 का फाइंड आउट करना है तो यहां पर x का काम कौन कर रहा है बच्चों 2.1. तो आपने x की जगह पे रखा 2.1 माइनस 2.1 का ही बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर और 2.1 तो चलिए एज इट इज रहा और 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बच्चों 2. तो 2.1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 0.1. ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूं सपोज कीजिए 5.99 का. सो यहां पर x का काम कौन कर रहा है 5.99. तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों 5.99 माइनस 5.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 5.9 तो चलिए साहब एज इट इज रहा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 5 और इस तरीके से हमें क्या मिल गया बच्चों 0.99. एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं बच्चों. जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें दिया है 10.75. अब 10.75 का फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से डिफाइंड होगा 10.75 माइनस 10.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. अब ये होगा साहब 10.75 माइनस 10.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 10 और इस तरीके से ये आ जाएगा बच्चों 0.75. कुल मिलाकर आप इन तीनों उदाहरणों को देखें तो आप पाएंगे बच्चों n पॉइंट k का फ्रैक्शनल पार्ट जो आ रहा है बच्चों वो 0.k आ रहा है. यहां पर देखिए 2.1 का क्या आया 0.1, 5.99 का क्या आया 0.99, 10.75 का क्या आया 0.75. अर्थात कि मैं जब भी कोई नंबर ले रहा हूं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है 0. डेसिमल और डेसिमल के बाद का जो पार्ट है डेसिमल और डेसिमल के बाद का जो पार्ट है बच्चों उससे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कह रहे हैं. जैसे यहाँ पर डेसिमल और डेसिमल के बाद का पार्ट है 0.99. ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर है बच्चों 0.75, यहाँ पर पॉइंट के. सिंपल सी बात बच्चों. अब यदि बच्चों मैं फ्रैक्शनल पार्ट लेता हूं फर्ज कीजिए माइनस 3.12 का तो 3.12 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भाई 3.12 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. x में से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 3.12 और 3.12 माइनस 3.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बच्चों माइनस 4 आप लोग जानते हैं और इससे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा प्लस 0.88. लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों. जैसे मैं अगर लेता हूं मान लीजिए माइनस 7.43. अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों जो नंबर आपको दे रखा था वही नंबर लिया आपने और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने ले लिया. ये क्या होगा माइनस 7.43 और में से आप क्या करेंगे बच्चों इसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप माइनस कर देंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं. कितना हो चुका है बच्चों वो -8 आ जाएगा और इसे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों ये आ जाएगा प्लस 0.57. लेट मी हैव अनदर एग्जांपल बच्चों. जैसे मैंने लिया माइनस 14.15. इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों जो नंबर आपके पास में था वही नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये है बच्चों माइनस 14.15 माइनस 15 है और ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस 0.85. जब आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आप पाएंगे बच्चों कि माइनस ऑफ n पॉइंट k अगर आपके पास में कोई नेगेटिव नंबर है इस तरह का तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 1 माइनस 0.k. आप इन तीनों उदाहरणों को बहुत आराम से देखिए. जैसे यहाँ पर माइनस 3.12 था नेगेटिव नंबर था तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.88 और 0.88 को बच्चों अगर मैं 1 माइनस 0.12 लिखूं तो मैं नहीं समझता कि कोई गलती होगी. यदि मैंने जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.57 उससे यदि बच्चों मैं 1 माइनस 0.57 लिखूं तब ऑफ कोर्स इसमें कोई गलती नहीं है. यदि बच्चों मैं इसके फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करूं और इससे यदि मैं 1 माइनस 0.15 भी लिखूं तब भी कोई गलती नहीं है. मतलब कुल मिलाकर जो समरी है बच्चों वो ये है कि माइनस n पॉइंट k का फ्रैक्शनल पार्ट जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 1 माइनस 0.k.
भाई यहाँ पर पॉइंट के का काम 0.12 कर रहा था, यहाँ पर 0.43, यहाँ पर 0.15। बड़ी सरलता से देखकर ही ये समझ में आ जाता है बच्चों। अब हम और कुछ बात करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15, तो वो क्या होगा, वो नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और 15 तो चलिए एज इट इज रहा, 15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 15 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं 27 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलूं तो वो होगा 27 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 27, और ये होगा 27 माइनस 27 जो कि होगा बच्चों 0। अब यदि बच्चों मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चलिए -11, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों, वो नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और जो नंबर आपने लिया वो नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होगा -11 माइनस 11, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 0। और उसके बाद में बच्चों ये है -25 का फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों -25 -25, और ये कितना हो जाएगा, इसे भी आप सॉल्व करके देख लीजिए बच्चों, ये भी आएगा 0। कुल मिलाकर समरी ये बनकर आ रही है कि साहब अगर मैं किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं, फिर भले वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 भी अगर होता है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कुल मिलाकर क्या आ रहा है बच्चों, 0। फ्रैक्शनल पार्ट कुल मिलाकर 0 आ रहा है। तो किस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइंड होता है, आप किसी भी नंबर में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर देते हैं तो आपको जो मिलता है बच्चों उसे हम लोग कहा करते हैं भिन्नात्मक भाग, हिंदी में कहा जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये सब कुछ जो लिखा बच्चों इसे कॉपी कर लीजिए ताकि थोड़ा समझ का दायरा हमारा बढ़ जाएगा। हम अब बच्चों इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखिए अभी आप जो है इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों 0 आ रहा है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ रहा है, क्योंकि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है बच्चों वो वही इंटीजर होता है। तो उस बेसिस पर यदि मैं 0 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलूं तो बच्चों वो 0 आएगा। 0.1 का आराम से आप ये फार्मूला लगाकर देखिए 0.1 आएगा। 0.5 का आप निकालेंगे बच्चों वो 0.5 आएगा। यदि आप बच्चों 0.99 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो वो 0.99 आएगा। और यदि बच्चों मैं 1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो वापस से 0 हो जाएगा। भाई डेसिमल और डेसिमल के बाद का जो भाग होता है उसे फ्रैक्शनल पार्ट कहा जाता है। सो यहां पर 1.1 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकाला जाए तो डेसिमल और डेसिमल के बाद का भाग 0.1 है। 1.5 का यदि मैं निकालूं बच्चों तो वो 0.5 है। यदि बच्चों मैं 1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो वो 0.99 आएगा। और यदि बच्चों मैं 2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो वो वापस से 0 हो जाएगा। और मैं अगर 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो 0.1, और मैं अगर 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो 2.5। अगर मैं 2.99 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा बच्चों तो वो आएगा 0.99। और यदि बच्चों मैं 3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूंगा तो वो 0 हो जाएगा। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों 0 हो जाता है। तो उस बेसिस पर बच्चों इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, अगर मैं यहां पर यदि बच्चों मैं यहां पर एक्स एक्सिस और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं क्या पाऊंगा बच्चों। देखिए ये मेरे पास में नंबर 0, ये मेरे पास में नंबर 1, ये मेरे पास में 2, ये मेरे पास में 3, ये मेरे पास में 4, और ये लीजिए साहब -1, -2, -3 इस तरह से, और ये है साहब 1। अब आप 0 का देखें तो 0 आ रहा है, 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, 0.5 का 0.5, 0.7 का 0.7, 0.99 का 0.99 और 1 का खट से 0 हो गया। मतलब जैसे जैसे मैं 0 से 1 के बीच में नंबर्स को बढ़ाते जा रहा हूं, यू कैन सी जैसे जैसे मैं 0 से नंबर्स को बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ रहा है और ठीक उतना ही आ रहा है जितना कि नंबर था। 0 का 0, 0.1 का 0.1, 0.5 का एग्जैक्टली वही, 0.99 का भी एग्जैक्टली वही, और 1 का बच्चों 0। सो एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट इज आल्सो इंक्रीज। सो यू पीपल विल हैव अ ग्राफ लाइक दिस। आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते गए वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बढ़ती गई। लेकिन 1 के टाइम पर देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया। 1 के टाइम पर मैंने इसे ओपन कर दिया क्योंकि 1 की वैल्यू, 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा बच्चों 0।
1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। वापस से आप देख रहे हैं 1.1 का 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.5 का 0.5, 1.99 का 0.99 और 2 का खट से वापस से कितना 0। सो जैसे जैसे आप 1 से 2 के बीच में नंबर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बढ़ेगी और इस तरह से ग्राफ बनेगा। As you increase the value of x, fractional part is also increasing. 1 का 0, 1.1 का 0.1, 1.9 का 1.9, 1.99 का 0.99 और जैसे ही 2 कर देंगे बच्चों वापस से उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0, इसलिए वहां पर मैंने ओपन कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से 2 का है 0, 2.1 का 0.1, 2.2 का 0.2, 2.3 का 0.3, 2.5 का 0.5, 2.99 का 0.99 और 3 का फिर से वापस से 0 हो जाएगा। सो इस तरह से बच्चों आगे भी आप समझ सकते हैं कि जो ग्राफ रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, इस तरह का ग्राफ रहेगा और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसलिए जितने भी एंगल्स आएंगे बच्चों ये सभी एंगल्स 45 डिग्री के इक्वल ही आएंगे। ये तो रही बच्चों एक बात। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं, फर्ज कीजिए अगर मैं नेगेटिव 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूं, सो यहां पर आप ग्राफिकली अगर इसको इधर रखेंगे तो 0.-1 का आपके पास में बच्चों आपने फार्मूला लिखा था उस बेसिस पर यह आएगा 0.9। आप -0.5 का निकालेंगे वो 0.5, आप -0.99 का निकालेंगे बच्चों वो आपके पास में आएगा +0.01 और -1 का कितना हो जाएगा बच्चों, -1 का 0 हो जाएगा। -1 का जो है बच्चों वो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कितना आ रहा है 0। इस तरीके से जैसे जैसे आप इधर भी देखेंगे कि जैसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं, ऑफ कोर्स -1 छोटा था, -0.99 थोड़ा सा बड़ा है, -0.5 थोड़ा और बड़ा है, -0.1 और बड़ा है। सो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे यहां पर भी फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ता जाएगा और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। लगातार ग्राफ जो बच्चों चलेगा वो ऐसा ही चलेगा। भाई आप -1 का देखेंगे 0, -0.99 का 0.01, -0.5 का 0.5, -0.1 का 0.9 और ले लेते हैं। चलिए मैं अगर बोलूं बच्चों -2 का फ्रैक्शनल पार्ट तो वो होगा -2 का होगा बच्चों 0। अब मैं अगर बोलूं -1.99 का तो वो होगा बच्चों 0.01। यदि मैं बच्चों आपसे बोलूं -1.5 का तो वो होगा बच्चों 0.5। यदि मैं बच्चों आपसे बोलूं -1.1 का तो वो होगा बच्चों 0.9 और 1 का -1 का तो कितना 0। सो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ेगा और हर बार ये जो ग्राफ रहेगा बच्चों वो कुछ ऐसा ही रहेगा। एंगल जो बनेंगे वो 45 डिग्री के ही बनेंगे सभी बार। और कुल मिलाकर अगर इस पूरे ग्राफ को अगर आप देखें या इवन आप ये डेफिनेशन भी देखें तो उस डेफिनेशन के बेसिस पर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच ही होती है। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। भाई मिनिमम से मिनिमम 0। आप देखिए ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमें क्लियर बता रहा है कि वैल्यू हद से हद 0 से शुरू हो रही है और 1 पर जाकर खत्म हो रही है। 1 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हो आप, कभी भी 1 नहीं आ रही है क्योंकि जैसे ही इंटीजर होता है खट से उसकी वैल्यू गिरकर वापस से 0 हो जाती है। वरना जैसे जैसे आप दो इंटीजर्स के बीच में वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जैसे ही किसी इंटीजर पे पहुंचेंगे वापस से गिरकर वो 0 हो जाएगी। सो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होगी। मैं यूं कह सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 1। वो 0 से 1 के बीच ही होगी। मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 के टाइम पर ओपन। सो ये इसका ग्राफ है बच्चों। आप कोई भी जैसे मैं और बता देता हूं, चलिए अगर आपको ये नेगेटिव वाला नहीं समझ में आया तो -3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, -2.99 का बच्चों 0.01 बच्चों, -2.7 का 0.3, -2.1 का बच्चों 0.9 और फिर -2 का 0। सो -2 से -1 के बीच में जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हैं भाई ये -1.99, -1.7, -1.5 इस तरह से जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। इसे कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब आपके पास में
ये तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू में देखिए बच्चों कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 के बीच में, कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। और इसी आधार पर बच्चों हम लोग कुछ बहुत सिंपल आसान से सम्स करते हैं। करें साहब, हमें प्रॉब्लम दे रखी है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 0.33। हमें ये इक्वेशन बच्चों सॉल्व करनी है। करें साहब, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.33, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, जरा दिमाग लगाइए कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.33 कब होगी। स्वाभाविक बात है बच्चों, जब x n.33 हो। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0.33 कब होगी। बट फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम यूं बोल देते हैं कि डेसिमल और डेसिमल के बाद का भाग, आप n.33 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, क्या आएगा 0.33, बशर्ते बच्चों n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। n बच्चों एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये बात बन पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर भाई आपके पास में, आप जब दिमाग लगाइए फ्रैक्शनल पार्ट 0.33 कब होगा भाई, 0.33 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.33 होगा, 1.33 का 0.33 होगा, 2.33 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.33 होगा, 10.33 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.33 होगा बिल्कुल होगा साहब। लेकिन अगर मैं -1.67 बोलूं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी तो 0.33 होगा। भाई डेफिनेशन देखिए ना, यहां पर x रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x रखिए, 0.33 आएगा। सो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.33 कब होगी, जब x बच्चों कुछ इस तरह की फॉर्म का हो जिसमें हो n.33, मतलब एक पॉजिटिव नंबर हो और पॉजिटिव नंबर के बाद में डेसिमल 0.33 हो, तब जाकर उसका फ्रैक्शनल पार्ट ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि n अगर कोई नेगेटिव नंबर हो, फर्ज कीजिए अगर n कोई नेगेटिव नंबर हो, तो उस केस में हम बोल सकते हैं n.67, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर रहा, अगर आपके पास में बच्चों वो नेगेटिव नंबर रहा तो ये हो जाएगा। या तो भाई यहां पर n क्या है, n यहां पर एक नेगेटिव नंबर है, n एक नेगेटिव नंबर है। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि -n.67 हो, तो -n.67 लगा देते हैं, तो उसका मतलब n क्या होगा, पॉजिटिव। उसका मतलब क्या होगा, n क्या बच्चा यहां पर पॉजिटिव। मेरे कहने का मतलब क्या, देखिए जब मैंने बोला x n.33 है तो मुझे ये बोलना जरूरी है कि n पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर n नेगेटिव रहा तो फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.33 थोड़ी ना आएगा। नेगेटिव नंबर का तो फ्रैक्शनल पार्ट आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था बच्चों, 1 - 0 पॉइंट क्या आता है, मैंने लिखा था, यहाँ पे मिटा चुका हूं, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। सो अगर पॉजिटिव है तब तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों डेसिमल और डेसिमल के बाद का। बट इफ इट इज नेगेटिव क्वांटिटी लाइक दिस, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं, -n.67 बोल दीजिए, तो अगर या फिर n.67 बोल दीजिए, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि n जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि अगर वो एक नेगेटिव नंबर है तो फिर हो जाएगा। और आप चाहे तो ऐसा भी लगा सकते हैं, पर अगर आप -n लिखते हैं तो उसका मतलब फिर n पॉजिटिव होगा। यदि आप -n लिखते हैं तो उसका मतलब n पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर यहां माइनस नहीं लगाया तो ये n खुद ब खुद एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर आप माइनस लगा देते हो तो उसका मतलब n पॉजिटिव हो, तभी तो पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगाने से वो नेगेटिव होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बताता हूं आपको, समझ चुके होंगे वैसे तो कई लोग, पर जो नहीं समझ पाए हो उनके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए भाई, मेरे पास में नंबर है 1.67, मेरे पास में नंबर है -1.67। अब यहां पर अगर मैं पूरे -1 को n मानकर चलता हूं, यदि मैं इस पूरे -1 को ही n मानकर चलता हूं, तो उस स्थिति में तो n क्या हो गया, n की वैल्यू -1 हो गई, मतलब n एक नेगेटिव नंबर है। लेकिन अगर मैं इसी -1.67 को ऐसा लेता हूं कि 1, तो फिर n पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा देने से वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा देने से वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो अगर आप बोलें ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.33 कब होगी, जब n.33 हो और n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों। या फिर आपके पास में नेगेटिव नंबर हो तो फिर ऐसा कुछ हो, तो आप बोल सकते हैं n.67 बशर्ते n नेगेटिव हो, और या फिर आप ऐसा बोलते हैं तो फिर n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि n अगर पॉजिटिव है तो उसके आगे माइनस रख देने से वो नेगेटिव हो जाएगा। होप अब तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं बच्चों, जिससे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लीजिए साहब, हमें अगर बोला जाए कि
आप फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आपको दे रखी बच्चों 0.49। चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आपको दे रखी 0.9 और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद कर दीजिए। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.49 कब आएगी बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.49 तब आएगी जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हो और वो नेगेटिव नंबर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या, सॉरी फ्रैक्शनल, अगर भाई आपको ये सॉल्व करना है मतलब x क्या होना चाहिए? x शुड बी समवट n.49 बशर्ते n क्या हो बच्चों? एक पॉजिटिव इंटीजर। बिकॉज इफ n इज पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर 0.49 तो क्या होता है? डेसिमल, और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है बच्चों उससे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहा करते हैं। डेसिमल, और डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है बच्चों उससे हम लोग कहा करते हैं क्या? फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये n यहां पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और फर्ज कीजिए अगर n नेगेटिव नंबर है तो फिर n.51, जबकि n क्या हो बच्चों? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर। तो n.51, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हैं, फर्ज कीजिए जैसे कि आप -10.51, तो -10.51 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बच्चों -11, हो गया 0.49, वही बात। तो आप x या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, या फिर आप x को बोल सकते हैं -0.n.51 बशर्ते n यहाँ पर पॉजिटिव हो। अभी n अगर पॉजिटिव होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आपको गिवन है क्या? आपको इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों 1.53। सॉल्व कीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आपको क्या गिवन है बच्चों? 1.53 किया, सिंपल आंसर 5। क्यों? बिकॉज देर इज नो वैल्यू ऑफ x, देर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच फ्रैक्शनल पार्ट x कैन बी 1.53। भाई आप लोग देख चुके हो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है वो हमेशा ही 0 और 1 के बीच होता है। दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 विदाउट एनी डाउट। वो 0 1 के बीच ही होता है, वो कभी 0 1 से तो बड़ा होता नहीं है। तो यहाँ तो 1.33 आ रहा है, तो इज दैट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। लाइकवाइज अगर मुझे बोला जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू -0.25 है, इसे सॉल्व कीजिए। Is that possible? No. Again, because fractional part x always lies between 0 and 1. भाई भिन्नात्मक भाग जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, और चूंकि वो 0 से 1 के बीच होता है इसलिए कभी पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों। भाई ये कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। फ्रैक्शनल पार्ट की बड़ी सिंपल सी समरी बच्चों की, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ही 0 से 1 के बीच होता है।